हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रबर्स में हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर के बारे में और कुछ सिंथेटिक रबर्स के बारे में। तो पहले हम लेकर के चलते हैं नेचुरल रबर। इट इज़ ए नेचुरल पॉलीमर हैज़ एलास्टिसिटी सो ऑल्सो कॉल्ड एलास्टोमर। नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। एलास्टिसिटी है जिसकी वजह से इसको एलास्टोमर भी कहते हैं। नेचुरल रबर को लेटेक्स से बनाया जाता है और लेटेक्स जो है उसको रबर ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। रबर ट्री के बार्क में इंसिजन लगा करके उससे एक वाइट मटेरियल लिया जाता है जो लेटेक्स होता है। और इनफैक्ट लेटेक्स जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है रबर पार्टिकल्स का वाटर में। अगर मोनोमर का हम जिक्र करें तो नेचुरल रबर का मोनोमर रहेगा आइसोप्रीन। एग्जाम में जनरली यही पूछते हैं व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। आइसोप्रीन रहेगा। यूपीएससी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईइन। यानी ब्यूटा 1,3 डाईइन जो है उसके सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है। और जब पॉलीमराइजेशन होगी तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट का 1,4 एडिशन होगा। 1,4 एडिशन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ से हम ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो जो फर्स्ट कार्बन है और फोर्थ कार्बन है वहाँ एडिशन होता चला जाएगा और ये सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिखाया गया है। अगर हम मोनोमर का जिक्र करें तो यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच है। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन होगी तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच आ जाएगा। इसको सिंपली आप ये समझ लें कि जब पॉलीमराइजेशन होगी तो बॉन्ड को कैसे मूव करना है। ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ डाल देंगे हम सेकंड और थर्ड के बीच, और जो ये वाला डबल बॉन्ड है थर्ड और फोर्थ के बीच इसको आगे दिखा देंगे जो नेक्स्ट मोनोमर के साथ ज्वाइन करेगा। जैसा कि इसमें देखिए यही हुआ है। यहाँ पर ये बॉन्ड हमने यहाँ पे डाल दिया सेकंड और थर्ड के बीच, ये डाल दिया यहाँ, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमने देखिए यहाँ डाल दिया है सेकंड और थर्ड के बीच, ये आ गया यहाँ पर। और ज्वाइनिंग कहाँ हुई है, ये फर्स्ट से जुड़ गया और इस साइड ये फोर्थ से जुड़ जाएगा इस साइड। तो जो एडिशन होगा कौन से कार्बन पे हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ पे, इसीलिए इसको हमने कहा है 1,4 एडिशन नाम दिया गया है इसको। और यहाँ पर ये देखिए कि अगर यहाँ पर 1,4 हम ये यहाँ पर इसमें देखते हैं तो 3 मोनोमर यहाँ दिखा रखे हैं आपको। अगर बीच वाले मोनोमर को मैं उठा करके चलता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहा मैंने, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन इस मोनोमर से कनेक्ट हो गया और यहाँ से ये फोर्थ कार्बन इस मोनोमर से कनेक्ट हो गया। तो जो एडिशन है वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे होता है और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ जाएगा, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ जाएगा। अब क्योंकि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो CS2 ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो ये देखिए ये वाली मोनोमेरिक यूनिट उठाइए आप, यहाँ पर ये CS2 ग्रुप और ये CS2 ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ ही हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए ये सेकंड मोनोमेरिक यूनिट है, इसमें भी CS2 इस साइड है और यहाँ भी CS2 इस साइड है, डबल बॉन्ड के सेम साइड है CS2, तो इस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ CS2 ग्रुप देखिए ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में चले गए, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो नेचुरल रबर होते हैं उनमें डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन सिस होती है और यहाँ पर जो गटा पर्चा है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक रबर, यहाँ जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस है। तो नेचुरल रबर जो है उसको अगर हम कहें पॉली आइसोप्रीन तो ये भी है और गटा पर्चा भी पॉली आइसोप्रीन है, लेकिन नेचुरल रबर को हम कहेंगे सिस पॉली आइसोप्रीन क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिस है। और जो गटा पर्चा है उसको हम कहेंगे ट्रांस पॉली आइसोप्रीन क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। अब यहाँ पे सिस पॉली आइसोप्रीन के अंदर जो है ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, एक तो देखिए यहाँ पर जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं सिस पॉलीआइसोप्रीन में उनमें वंडरवॉल फोर्सेस वीक होती है क्योंकि एलास्टोमर है। जैसा हमने आपको बताया था कि एलास्टोमर में वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम इन्हीं में होता है, वीकेस्ट। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो इनमें अपने आप ही जो फोर्सेज है वो वीक हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा सिस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये चेन्स और भी एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाएंगी जिसकी वजह से यह फोर्स और भी वीक हो जाती हैं। और यही रीज़न है कि सिस पॉली आइसोप्रीन जो होते हैं
ये स्टेट चेन नहीं रखते बल्कि कोइल्ड स्ट्रक्चर रखते हैं। जबकि जो गटा पर्चा है ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है, इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा, चेन स्लाइटली क्लोज्ड आ जाएंगी, क्लोज पैक्ड हो जाएंगी। और ये जो गटा पर्चा है ये जिग जैग स्ट्रक्चर रखता है। तो इसका स्ट्रक्चर कोइल्ड होता है, इसका जिग जैग होता है। जो सिस पॉलीआइसोप्रीन है नेचुरल रबर है, ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाता है, फोर्स को छोड़ देंगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे जिगजैग चेन है, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी तो इसलिए इसका नेचर क्रिस्टलाइन है। यहाँ पर ये क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे इसलिए नॉन क्रिस्टलाइन है। यह इलास्टिक है क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक है और यहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो ये इलास्टिक है। और ये नॉन इलास्टिक है क्योंकि यहाँ पर चेन क्लोजली पैक्ड हो जाती हैं इसके कंपेरेटिवली, सिस पॉली आइसोप्रीन के कंपेरेटिवली। तो ये दोनों में डिफरेंसेस का अगर हम जिक्र करें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि ये भी पॉली आइसोप्रीन है, ये भी पॉली आइसोप्रीन है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सिस है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, यहाँ पर ट्रांस है। तो ये वाला सिस पॉली आइसोप्रीन है, ये ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है, दोनों का मोनोमर आइसोप्रीन ही रहेगा। ये कोल्ड स्ट्रक्चर रखता है, ये जिग जैग स्ट्रक्चर रखता है। ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन है। ये इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, दैट इज गटा पर्चा। अब हम लेकर के चलते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की कुछ डिसएडवांटेजेस लेकर के चलते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। ये सॉफ्ट और स्टिकी होता है, टैकी होता है। और अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर दें तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो कर दें तो ये ब्रिटल हो जाता है। तो इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी, इट बिकम्स मोर सॉफ्ट एंड स्टिकी एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। So it can be used in the temperature range of 283 to 335 केल्विन। इसी टेम्परेचर रेंज में ये अपनी एलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है। इट हैज़ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है एंड इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। अगर इसके सरफेस को हम रब करें तो वियर एंड टीयर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इट हैज़ लो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। इट इज़ नॉन रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो भी इस पर असर डालते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो भी इस पर ईजिली अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने लिए हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल रबर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेचुरल रबर की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब हम एक प्रोसेस लेके चलेंगे, दैट इज़ वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन में क्या है, जो ये हमने अभी लिमिटेशंस पढ़ी है नेचुरल रबर की, इन्हीं को इम्प्रूव करेंगे। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इनको इम्प्रूव करेंगे उसी को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। और इस प्रोसेस से जो रबर ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे वल्कनाइज्ड रबर। तो वल्कनाइज्ड रबर क्या है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर। कौन सी प्रॉपर्टी, जो अभी हमने लिमिटेशंस डिस्कस की हैं, इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। फर्स्ट टाइम वल्कनाइजेशन जो है वो 1839 में चार्ल्स गुडियर ने डिस्कवर किया था। तो वल्कनाइजेशन में हम करते क्या हैं, जो हमारे पास नेचुरल रबर है, रो रबर है, उसको सल्फ़र के साथ और कुछ अप्रोप्रिएट एडिटिव्स लेते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, उनके साथ हीट किया जाता है 373 से 415 केल्विन के ऊपर। तो वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग रो रबर विद सल्फर एंड एन अप्रोप्रिएट एडिटिव लाइक जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या काम करेगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ वल्कनाइजेशन। और टेम्परेचर रहेगा 373 टू 415 केल्विन। तो वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन अगर आ जाए तो सिंपली हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रो रबर इज हीटेड विद सल्फर एट अ टेम्परेचर 373 टू 415 Kelvin and some additives like zinc oxide are also added during the process which increase the rate of vulcanization। जब वल्कनाइजेशन करते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारे पास पॉलीमेरिक चेन्स हैं उनके बीच में सल्फर ब्रिज बन जाते हैं, क्रॉस लिंक बन जाते हैं। ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन सल्फर ब्रिजेस और क्रॉस लिंक्स बिटवीन पॉलीमर चेन्स आर इंट्रोड्यूस्ड।
और ये कहाँ पर बनेंगे, या तो ये बनेंगे रिएक्टिव अलाइलिक पोजीशन पे, या ये बनेंगे रिएक्टिव डबल बॉन्ड की साइट पे। अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन होता है। तो ये अलाइलिक कार्बन, ये अलाइलिक कार्बन इनके बीच में बने हैं, तो इसलिए इसको हमने कहा रिएक्टिव अलाइलिक पोजीशन पे। या देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड जो है उनकी साइड पे ये क्या बन गए, यहाँ सल्फर ब्रीजिंग यहाँ पर आ गई है, क्रॉस लिंक आ गए हैं, सल्फर ब्रीजेस बन गए हैं। तो ये हम स्ट्रक्चर वल्कनाइज्ड रबर का दिखा सकते हैं। टायर रबर का अगर हम जिक्र करें तो टायर में जो रबर यूज़ होती है वो बनाने के लिए नेचुरल रबर के अंदर 5% सल्फ़र ऐड किया जाता है। और अगर हम जिक्र करते हैं एबोनाइट का, अगर एबोनाइट बनाना हो हमें तो उसके लिए 20 to 25% सल्फ़र यूज़ की जाती है। और बैटरी केस रबर जो हमने पढ़ा था, बैटरी केस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने किया था बैटरीज़, वहाँ पर हमने लेड स्टोरेज बैटरीज़ पढ़ी थी। आपके घरों में यूज़ करते हैं बैटरीज़, वहाँ पे जो बैटरी केस होता है रबर का बना होता है, और उसमें सल्फ़र ब्रीजिंग के लिए 30% सल्फ़र जो है वो ऐड की जाती है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सिंपली ये पूछा जाएगा कि वल्कनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वल्कनाइज्ड रबर क्या है, तो इसकी ज़रूरत तो क्यों पड़ी हमने, तो उसके लिए आप आंसर लिखेंगे, पहले लिमिटेशंस बता देंगे कि नेचुरल रबर की ये लिमिटेशंस है, और इन लिमिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ भी है। अब हम लेकर के चलते हैं कुछ सिंथेटिक रबर्स। तो सिंथेटिक रबर क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन हम कहें तो सिंथेटिक रबर जो है कोई भी वल्कनाइजेबल रबर जैसा पॉलीमर होगा जिसको हम उसकी ओरिजिनल लेंथ से खींचकर डबल कर सकते हैं, यानी 2 गुना हम उसकी ओरिजिनल लेंथ से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं फोर्स लगा करके, और अगर फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। However, it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is removed. सिंथेटिक रबर या तो होमोपोलीमर होंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के या 1,3-ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स के, या फिर कोपोलीमर होंगे जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइन या 1,3-ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव होगा और कोई अनसैचुरेटेड मोनोमर होगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नियोप्रीन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहले हम लेकर के चलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है इसका मोनोमर रहेगा क्लोरोप्रीन। अब क्योंकि इसका मोनोमर क्लोरोप्रीन है तो इसलिए इसको हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेचुरल रबर में और नियोप्रीन के मोनोमर में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपली ये याद रखना कि वहाँ पर आपने सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की थी, तो वहाँ केवल आपके पास हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई भी हेट्रो एटम नहीं है। लेकिन नियोप्रीन में आपके पास क्लोरीन आ जाएगी। उनका स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में रहेगा कि वहाँ केवल कार्बन और हाइड्रोजन था, तो उससे भी आपको याद रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर नियोप्रीन में क्लोरीन आ जाएगा। तो वहाँ पर आपने जो नेचुरल रबर का पॉलीमर मोनोमर लिया था वो क्या लिया था, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। यहाँ 2 मिथाइल की जगह 2 क्लोरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो क्लोरोप्रीन जो है इसका अगर आईयूपीएसी नेम कहें तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। ये 1,3 इसको आप काट देना, ये गलती से लिखा गया। या तो इसको 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन कहिए या इसको 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन कहिए, 2 बार नहीं लिखेंगे, यहाँ से इसको कट कर देना। तो जो क्लोरोप्रीन है इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से बनेगा। इसमें भी इसी तरह जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ डाल देंगे और ये वाला डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ डाल देंगे। तो यानी यहाँ भी 1 और 4 एडिशन है।
तो ये देखिए फर्स्ट कार्बन पे और ये फोर्थ कार्बन पे एडिशन हो जाएगा। ये ध्यान रखना बॉन्ड की मूवमेंट ऐसे करनी है आपको। यहाँ है ना बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देना सेकंड और थर्ड के बीच, और ये वाला बॉन्ड जो है ये आगे चला जाएगा, जैसे ये इसमें दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ भी 1,4 एडिशन हो जाएगा। इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। सुपीरियर रेजिस्टेंस किससे सुपीरियर? ओबियसली नेचुरल रबर से। इट इज़ यूज़ कहाँ किया जाता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, गैसकेट्स बनाए जाते हैं। गैसकेट्स क्या होते हैं? सील्स यू कैन से। शू हील्स बनाए जाते हैं, स्टॉपर्स बनाए जाते हैं, एंड होजेस बनाए जाते हैं। पानी की पाइप जो होते हैं, नल की जो होती हैं, वो बनाई जाती है, होजेस बनाए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नियोप्रीन। जनरली आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे इस चैप्टर में से? ज़्यादातर चांसेस जो इसके आते हैं, मोनोमर, कोई भी पॉलीमर देंगे उसका मोनोमर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या एक दो प्रॉपर्टी और एक दो यूज़ आपसे पूछ सकते हैं। पॉलीमराइजेशन अगर पूछे तो वो सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं इसमें ब्यूना एस। ब्यूना एस के मोनोमर रहेंगे ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन। ये ब्यूटा 1,3 डाइईन हो जाएगा और ये हो जाएगा स्टाइरीन। ये इसके मोनोमर रहेंगे। मोनोमर का नाम अगर पूछते हैं तो ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन। स्ट्रक्चर अगर पूछते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्यूटा 1,3 डाइईन का और ये स्टाइरीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोपॉलीमर है ओबियसली, क्योंकि इसमें दो तरह के मोनोमर यूज़ हुए हैं यहाँ पर, और जब ये दो तरह के मोनोमर एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो बीच से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, तो इनका एडिशन होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एडिशन कोपॉलीमर है, एडिशन कोपॉलीमर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर है, ये भी इसको कहा जाता है, या SBR भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में कई बार SBR दे देते हैं और मोनोमर आपसे पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रहे। अगर स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर दे दिया फिर तो आपको ध्यान रह ही जाएगा कि ब्यूटा 1,3 डाइईन स्टाइरीन है, लेकिन SBR दें तो यही आ जाएगा, S स्टाइरीन के लिए और B ब्यूटा डाइईन के लिए। जो ब्यूना एस है यहाँ पर, BU जो है इसका मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन, एस का मतलब स्टाइरीन है, और जो Na है ये इसकी पॉलीमराइजेशन में सोडियम यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। सो द नेम इज़ ब्यूना एस। ये पॉलीमराइजेशन इसकी दिखाई है। पॉलीमराइजेशन के दौरान ये ध्यान रखना, यहाँ जो एडिशन होगा इसके फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ही होगा। तो सिंपली देखिए इन यूनिट्स को आप कैसे जोड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देंगे, यानी ये बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से नेक्स्ट यहाँ चला जाएगा। तो ये देखिए इसकी पॉलीमराइजेशन हो गई। यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ डाल दिया तो यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आगे यहाँ डाल दिया, CH2 यहाँ आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा CH के साथ, ये CH2 CH के साथ अटैच हो गया, और ये वाला बॉन्ड आगे फर्दर ऐड हो जाएगा, और ये आगे फर्दर ऐड हो गया, तो इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ का अगर जिक्र करें तो टफ़ है, नेचुरल रबर के लिए जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस है, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी है। यूजेस का जिक्र करें तो ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने के काम आता है, फ्लोर टाइल्स बनाने के काम आता है, फुटवियर कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जूते चप्पल वगैरह। फॉर मेकिंग केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन में यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूना एस। इसके मोनोमर्स क्या हैं, इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या है। अब हम लेकर के चलते हैं ब्यूना एन। ब्यूना एन जो है उसी तरह यहाँ पर BU का मीनिंग हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन, और एन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अक्राइलोनाइट्रिल। तो इसके मोनोमर कौन से हो जाएंगे? ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड अक्राइलोनाइट्रिल। Na उसी तरह यहाँ पर Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। तो मोनोमर कौन से आ गए? ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड अक्राइलोनाइट्रिल। अक्राइलोनाइट्रिल आप पहले भी पढ़ चुके हो, पॉली अक्राइलोनाइट्रिल का मोनोमर यही था, अक्राइलोनाइट्रिल। तो यहाँ पर भी जब इनको हम पॉलीमराइजेशन शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ आ जाएगा, और ये CH2 और ये CH2 कनेक्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड मूव करके आगे चला जाएगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यानी ये यहाँ आ गया,
ये डबल बॉन्ड आगे यहाँ आकर के ये CH2 और इस CH2 के बीच बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड बना दिया और ये वाला बॉन्ड आगे फर्दर ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ डाल के आगे ऐड कर दिया, तो ये ब्यूना एन आ जाएगा। कोपोलिमराइजेशन इसकी हमने दिखाई यहाँ पर। तो ये भी कोपोलिमर है। कैसा है? एडिशन है, कंडेंसेशन है? ओबियसली एडिशन है, क्योंकि जब ये मोनोमर ऐड हो रहे हैं तो बीच से कुछ भी नहीं निकल रहा है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनका कोई भी असर नहीं पड़ता इन पर, पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का, और इसीलिए ब्यूना एन को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग्स एट्सेट्रा। तो ब्यूनाएन के मोनोमर ब्यूटा 1,3 डाइन अक्राइलो नाइट्रिल, ये इनके स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे और ये एक एक दो दो इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस आ जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूनाएन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रबर का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। इसमें नेचुरल रबर आपने पढ़ा है और 3 आपने पढ़े हैं इसके अंदर, सिंथेटिक रबर्स, नियोप्रिन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। और वहाँ पर आपने नेचुरल रबर के साथ एक पढ़ी थी गटा पर्चा। दोनों का मोनोमर तो सेम रहा था लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रबर्स, दैट इज़ एलास्टोमर्स। एडिशन पॉलीमर्स हम पढ़ चुके हैं, रबर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लेके चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स। फर्स्ट वी आर टेकिंग पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स जिसमें अमाइड लिंकेजेस होंगी उनको हम पॉलीअमाइड्स कहेंगे। अब अमाइड लिंकेज क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक मोनोमर के पास NH2 ग्रुप हो, दूसरे के पास COH ग्रुप हो, तो उनके बीच से वाटर निकलेगा और जो NH CO लिंकेज बनेगी, दिस वन, ये वाली जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज। तो पॉलीअमाइड्स क्या हो जाएंगे? वो पॉलीमर जिनमें अमाइड लिंकेज होती है उनको हम कहते हैं पॉलीअमाइड्स। और ये बनते कैसे हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डायाबेसिक एसिड्स। डायाबेसिक एसिड्स जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो एसिड लिया हुआ है एडिपिक एसिड, ये डायाबेसिक एसिड है। एक CH ग्रुप ये है, एक ये है, दो इनके पास एसिडिक ग्रुप है, इसलिए डायाबेसिक एसिड्स इसको कहा गया है। तो इनको कौन बनाएगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डायाबेसिक एसिड्स विद डाईअमीन्स। ये जैसे यहाँ पर डाईअमीन्स यानी ऐसा मोनोमर जिसके पास 2 NH2 ग्रुप हो उनको डाईअमीन्स कहते हैं या उसके इक्विवेलेंट्स हों। तो इसमें फर्स्ट हम लेके चलते हैं पॉलीअमाइड्स के अंदर नाइलॉन 6,6 मोनोमर क्या हो जाएंगे? नाइलॉन नाम क्यों दिया गया है पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइलॉन नाम इसका क्यों पड़ा है, और 6,6 भी क्यों कहते हैं। न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था, तो NY न्यूयॉर्क से लिया गया, LON लंदन से लिया गया। 6,6 इसलिए कहा गया है कि इसके जो 2 मोनोमर्स हैं उनमें दोनों में ही 6-6 कार्बन एटम है। जैसे एक मोनोमर इसका ये वाला है एडिपिक एसिड और एक ये वाला है हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन। ये कॉमन नेम लिए हैं, IUPAC नेम आप इनके ले सकते हो। तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन और यहाँ पर हम हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन लें तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसलिए नाम दिया गया है नाइलॉन 6,6। तो कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन होगी क्योंकि जब दोनों ये एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसलिए इसको कहा गया है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। और क्योंकि 2 तरह के पॉलीमर यूज़ किए गए हैं तो इसलिए इसको कोपॉलीमर भी कह देंगे। तो एग्जाम्पल किसका आ गया? को पॉलीमर का एग्जाम्पल आ गया। और इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा होगा? जब रिएक्शंस होगी तो कंडेंसेशन मैकेनिज्म होगा, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन कोपॉलीमर। तो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन diamine. It is prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine with adipic acid under high temperature and pressure. अब इसमें क्या करेंगे? जब ऐड करेंगे तो यहाँ से इसका OH ग्रुप निकाल लेंगे, इसका H निकाल लेंगे, NH2 का वाटर निकल जाएगा और इनको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए वाटर निकल गया, ये वाली लिंकेज में दिखा रहा हूँ, ये NH है, इसका क्या जाएगा H और इसका OH जाएगा और CONH लिंकेज बन जाएगी। ये बन गई CONH लिंकेज, ये दिखा दी यहाँ पर। इसके इस साइड NH इसी तरह जुड़ता चला जाएगा और इसके इस साइड CO ग्रुप दिखाएंगे क्योंकि OH तो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हम दिखा सकते हैं लिंकेज। यहाँ क्या रह गया? बॉन्ड OC, जैसे ये दिखा है यहाँ पर बॉन्ड CO, ये ग्रुप,
क्योंकि इसका OH ग्रुप तो निकल जाएगा और मोनोमर होंगे उनके साथ, और यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे H और दूसरा यहाँ पे एडिपिक एसिड होगा, उसके COH से OH आएगा और पानी निकल जाएगा, बीच से वाटर निकल जाएगा। तो N मॉलिक्यूल इसके लिए, N इसके लिए, तो यहाँ पर N मॉलिक्यूल नहीं वाटर के, बल्कि इसको आप करेंगे 2N-1, इसको ठीक कर लेना, ये हो जाएगा 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये बन जाएगा नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 जो है फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है। अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं, आपने पढ़ा भी, ये फाइबर के अंडर आए थे, और फाइबर में आपने पढ़ा था कि उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ भी जो मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वह, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से नायलॉन 6,6 पॉलीमर की जो पॉलीमेरिक चेन्स है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी, इसलिए क्रिस्टलाइन भी होता है नेचर में। अगर इसके यूजेस का हम जिक्र करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेज एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये इसके यूजेस आ जाएंगे। तो नायलॉन 6,6 मोनोमर हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ये इनके स्ट्रक्चर, एंड दिस इज पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन यहाँ पर हुआ है, कोपॉलीमर ये है, और यहाँ पर ये फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए ये चेन्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी, जो कि इसको क्रिस्टलाइन नेचर इम्पार्ट करती हैं, और ये इसके यूजेस आ जाएंगे। नायलॉन 6,6 की तरह एक होता है नायलॉन 6,10। नायलॉन 6,10 केवल क्या फ़र्क आ जाएगा इसी में सुने ध्यान से। नायलॉन 6,10 ये 6,6 है, तो वहाँ एक मोनोमर तो यही रहेगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन, एज इट इज़ यही रहेगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और जो दूसरा मोनोमर है वो एडिपिक एसिड की जगह सिबेसिक एसिड हो जाएगा। यहाँ एडिपिक एसिड है, वहाँ सिबेसिक एसिड हो जाएगा, SEBACIC, सेबेसिक एसिड। और सेबेसिक एसिड जो होंगे उसमें 10 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ इसमें 6 कार्बन, और सेबेसिक एसिड में 10 कार्बन आ जाएंगे, इसलिए नाम दिया जाएगा उसका नायलॉन 6,10। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सेबेसिक एसिड का, यहाँ पर जो ये मिथाइलिन यूनिट लगाया हमने CS2 4 टाइम्स, ये यहाँ पर 8 टाइम्स कर देना बस। जो CS2 हैं ये CS2 यूनिट्स 8 हो जाएंगी, यहाँ पर CS2 8 टाइम्स कर देना, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे इसमें 10 हो जाएंगे, और इसमें 6, तो इसलिए नाम उसका दिया जाएगा नायलॉन 6,10। अब नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं इसके अंदर नायलॉन 6। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नायलॉन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी ये एग्जाम में आया हुआ था। नायलॉन 6 का पहले तो दूसरा नाम नोट करें, इसे परलोन भी कहते हैं। नायलॉन क्यों कहा गया है पहले बता चुका हूँ, 6 इसको क्यों कहते हैं, यहाँ भी जो इसका मोनोमर होगा उसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे, और इसका मोनोमर हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। कंडेंसेशन होमोपोलीमर है, ये ध्यान रखेंगे, कंडेंसेशन होमोपॉलीमर है। जनरली ज़्यादातर एग्जाम्पल कंडेंसेशन कोपॉलीमर के थे, कंडेंसेशन होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल कम थे। जहाँ पे आपने पढ़ा था कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, वहाँ एक एग्जाम्पल हमने नायलॉन 6 का लिया था, अदरवाइज़ वहाँ पे एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज के, वहाँ पर एग्जाम्पल हमने आपको स्टार्च के या फिर सेलुलोज के एग्जाम्पल हमने दिए थे, और एक ये यहाँ पर नायलॉन 6 है, वो दोनों नेचुरल थे और ये वाला सिंथेटिक है। तो कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एक ही तरह का मोनोमर यूज़ हुआ है। कंडेंसेशन जब वो मोनोमर एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो बीच से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, इस केस में वाटर निकलेगा, और यहाँ इसका मोनोमर हो जाएगा कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाना, एग्जाम में पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा गया था। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें बेसिकली ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको 6 कार्बन डालने हैं रिंग में, और 7वां यहाँ पर एटम आएगा नाइट्रोजन रिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो ये रिंग है, इस रिंग में पर्टिकुलर ध्यान रखना, क्योंकि हमें बेंजीन रिंग बनाने की आदत होती है, तो उसी के बेस पे हम टोटल यहाँ एटम रिंग के अंदर 6 कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ कार्बन ही है, और साथ में यहाँ रिंग में नाइट्रोजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम।
इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट हाई टेम्परेचर। जब इसको वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे तो इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। सिंपली ये समझे, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके पास वाटर का OH आ जाएगा, ये CH ग्रुप बन जाएगा और इसके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, NH2 बन जाएगा। यानी ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। आप ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अमीनो हेक्सेन ओइक एसिड बन जाएगा इसके अंदर। ये 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड आप कह सकते हैं इसको, या ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये यूनिट बन जाएगी यहाँ पर। यहाँ जब वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे ये बनेगा और फिर इस यूनिट की पॉलीमराइजेशन होगी। तो एक मोनोमर ये ऐसा ही, दूसरा मोनोमर इसके साथ में रखो तो इसका यहाँ COH ग्रुप, दूसरे मोनोमर का यहाँ NH2 ग्रुप, इसका OH जाएगा और दूसरे का H यानी वाटर निकल जाएगा और कौन सी लिंकेज बन जाएगी? अमाइड। एक ही तरह के मोनोमर है इसलिए कहा गया है होमोपोलीमर। लेकिन जब ये एक ही तरह के मोनोमर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए कहा गया है कंडेंसेशन। और अमाइड लिंकेज इनके बीच बन रही है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं पॉलीअमाइड के अंदर। तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर पॉलीमराइजेशन के बाद ये नायलॉन 6 आ जाएगा। यूज़ का अगर जिक्र करें इसका, तो टायर कोट्स बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में और रॉप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स में आपने पढ़ा है नायलॉन 6 नायलॉन 610 के बारे में हमने आपको बताया और नायलॉन 6 के बारे में हमने आपको बताया। अब हम लेके चलते हैं पॉलीएस्टर्स, और पॉलीएस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।